व्हाट आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को जवाब देना है कि जो है तीन एस्पेक्ट्स कौन कौन सा हो गया। एक आपका हो गया वैल्यू एडेड मेथड, जिसे कि आप दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं या प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बातें जो है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनकम मेथड भी कहते हैं। मतलब दूसरा जो है, दूसरा एस्पेक्ट हो गया आपका इनकम मेथड, और तीसरा एस्पेक्ट जो है ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये तीन मेथड से हम क्या करते हैं कि नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो तीनों को निकालने के फॉर्मूले भी होंगे, जिस तरीके से हम लोग जो है एनएनपी की मदद से जीएनपी निकाल पाते थे, फिर जो है जीडीपी की मदद से भी हम लोग एनएनपी निकाल पाते थे या जीएनपी निकाल पाते थे। मतलब कि डिफरेंट फॉर्मूला बनता था, है ना। यहाँ पर हम लोगों को भी फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा और अलग अलग, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, इसलिए उसके दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी आते हैं उसी से आते हैं। अभी तक जितना भी आपने बनाया वो बेसिक फॉर्मूला है, वो रेयर आता है, रेयर केस में उस फॉर्मूला बनाने देता नहीं है, लेकिन हाँ उसकी जरूरत पड़ेगी। तो तीन मेथड हो गए। तो यह जो है प्रोडक्शन मेथड को आपको डिफाइन करना है यानी डिस्क्राइब करना है। तो हेडिंग लिखिए प्रोडक्शन मेथड। अगर हमसे पूछा जाए कि कितने तरीके से हम जो है नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं, तो हमारा जवाब होगा तीन मेथड से। प्रोडक्शन मेथड, जिसको कि दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। और दूसरा हो गया आपका क्या, इनकम मेथड या इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी लिख सकते हैं इसे। इनकम को ही डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहा जाता है। और तीसरा जो है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग डिपोजिशन या डिस्पोजिशन मेथड भी कहते हैं, डिस्पोजल मेथड, ठीक है। तो लिखना शुरू कीजिए। प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड, प्रोडक्शन मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है। तो यह कैसा मेथड है, तो इज दैट मेथड विच मेजर्स डोमेस्टिक इनकम, which measures domestic income, which measures domestic income by estimating the contribution of, by estimating the contribution of, by estimating the contribution of, by estimating the contribution of each producing enterprise, each producing enterprise, each producing enterprise, each producing enterprise to production in the domestic territory, to production in the domestic territory, to domestic territory of the country in an accounting year. Territory, country of the country in an accounting year. ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब आपसे कहा जाएगा कि प्रोडक्शन मेथड को, यानी कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट मेथड को हम दूसरे शब्दों से कौन कौन से नामों से जानते हैं। प्रोडक्ट मेथड को आप कितने नामों से जानते हैं, तो तीन नाम है इसके डिफरेंट। प्रोडक्ट मेथड के कई सारे नाम हैं।
एक नाम होगा वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड के एक नाम है, आपको भी लिखना है। एक नाम हो गया आपका कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, इसको हम दूसरे नामों से इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। और तीसरा जो है इसका नाम नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं, नेट आउटपुट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड को यानी प्रोडक्शन मेथड को हम लोग कई सारे नाम से जानते हैं। वैल्यू एडेड मेथड भी इसी को कहा जाता है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहा जाता है, और नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। किसे, प्रोडक्ट मेथड को, ठीक है। हाँ। अब जो है इसके वैल्यू एडेड को हम लोग निकालते कैसे हैं, तो इसके फॉर्मूला आप देखिए। वैल्यू एडेड यानी वैल्यू एडेड मेथड में जो है कंसेप्ट समझना है इसका, तो लिखिए कि वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन, वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन value added is the difference between value added is the difference between the value of output and of an enterprise, value of output of an enterprise, value of output enterprise and the value of its intermediate consumption. It and the value of its intermediate consumption. वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या बन गया, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी वैल्यू वो डेफिनेशन था, ब्रैकेट में लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। कभी भी हम लोगों को अगर पूछा जाएगा प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, वैल्यू एडेड कितना होगा, तो ये हम बता पाएंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को लेस करके, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल के तहत हम समझते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशंस जो भी होगा रॉ मटेरियल्स का होगा, यानी कहने का मतलब वैल्यू एडेड में हमने कैसे निकालना है। जैसे एक केक है, ठीक है, एक केक है जिसका दाम है 250 रुपए मान के चलते हैं, ठीक है, और हमें जो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा था, यानी इसे बनाने में जो भी सामान इंग्रेडिएंट्स लगे थे, इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहा जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस को तैयार करते हैं। वैसे सब्सटेंस जिसमें कि कई सारे जो हैं, वैसे सब्सटेंस जो है जिसके मिलाने से हम फाइनल गुड्स तैयार कर पाते हैं। जैसे हो गया इसमें क्या होगा, हो सकता है आटा की जरूरत हो, है ना, हो सकता है जो है आटा या मैदा कुछ लगता है इसमें। फिर आपका क्या है कि जो है चीनी की जरूरत होगी, ठीक है, पानी की जरूरत होगी, तो पानी का तो कोई कॉस्ट नहीं है। और क्या लगता है, और कुछ लगता है क्या, जो कुछ भी लगता हो वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना। तो वो इंग्रेडिएंट्स के दाम को जब घट करेंगे, माइनस करने का मतलब कितना हुआ, एक तरह से रॉ मटेरियल्स या कॉस्ट, इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ लीजिए कि 175 बैठ रहे हैं, कितना बैठ गया, 175 रुपया। तो कितने का मार्जिन आ रहा है, 75 रुपया। यही कहलाता है वैल्यू एडेड,
मतलब किसी भी सामान को तैयार करने में 175 रुपए लगे, कितने लगे? 175 रुपए, और जो है फाइनली वो मार्केट में 250 में हमें मिल रहा है, तो इस पे कितना जो है पैसा जोड़ा गया है, कितना वैल्यू ऐड किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि 75 रुपए। बात समझ में आ गई? है ना? अगर एक पर्टिकुलर इंसान भी अगर करे, एक ग्राफ मतलब टेबल के फॉर्म में हम समझते हैं कि एक जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है या इंटरप्राइज जो है, क्या कह सकते हैं, आइटम प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज, जो भी आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए उनका नाम रहेगा। जैसे फार्मर्स हो गए, फ्लोर मिल हो गया, फिर आपका बेकर हो गया, ठीक है, और शॉपकीपर हो गया। जैसे 4 इंटरप्राइज है। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट इसका जो है कितना है, तो ये फार्मर जो है गेहूं अगर तैयार कर पा रहा है तो 600 रुपए उसके अगर कॉस्ट आउटपुट हुए। अब इसमें जो है कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इसमें जोड़ा जाएगा। सॉरी, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यानी इसको सीड्स या जो है जितने भी पानी इरिगेट करने के लिए लगे होंगे, तो वह आपका इंटरमीडिएट या कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकती है, तो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाया वो, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये कितना बैठ गया इसका? 200 रुपए। तो आप तैयार कर सकते हैं कि वैल्यू एडेड कितना हुआ? 400 रुपए का, ठीक है। 400 रुपए ये दाम बढ़ा करके मार्केट में बेचा। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इसको अगर पड़ता है 600 रुपए, 600, अब फ्लोर मिल क्या करेगा? 800 में उसे तैयार करेगा, ठीक है। कहने का मतलब एक तरह से ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये 200 रुपए में अगर सीड्स खरीदा, पानी सप्लाई खरीदने का कोशिश किया, और भी कई सारी चीज, 200 रुपए लगे, तो उसने जो है वेल प्रॉफिट अर्न करने के लिए 600 रुपए में बेच दिया। अब फार्मर्स उस फ्लोर को खरीदेगा, यानी फ्लोर मिल वाला जो है फार्मर से गेहूं खरीदेगा, तो इस दाम पे पर खरीद रहा है, ध्यान से देख सकते हैं आप। तो 600 रुपए में खरीदा। यह भी जो है थोड़ा फायदा कमाना चाहेगा, तो 200 रुपए बढ़ा दिया। तो जितना बढ़ाया हुआ दाम है ना, उसी को हमने नाम दिया वैल्यू एडेड। फिर बेकर वाला जो है इस फ्लोर को खरीदेगा 800 रुपए में, 1000 में बेच देगा। अब ये 1000 रुपया का से जो है शॉपकीपर अगर 1000 रुपये में खरीदेगा, वो कितने में बेचेगा? हो सकता है 1200 1500 में बेचे। समझ पा रही है? हाँ। 1200 ही रख देते हैं। ये आ गया इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंसेस होगा, ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये आइटम्स प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज, ये है कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, और ये है वैल्यू एडेड। दोनों का अंतर ये सारी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो है इंटरप्राइज अपने तरीके से वो वैल्यू एडेड करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? तो फॉर्मूला याद रखना है। पीछे फॉर्मूला आपने देखा, क्या था फॉर्मूला? वैल्यू, फॉर्मूला कुछ था कि नहीं? वैल्यू आउटपुट हाँ, है ना, वैल्यू, तो वो याद रखना है, काम देगा। अब नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस, वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू ऑफ आउटपुट का हेडिंग डालिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होते हैं? लिखिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट वही हुआ जिस दाम पे हमने क्या किया। यहाँ पे समझ में आया होगा कुछ? अगर ध्यान से देखिए, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका है? फार्मर्स का है। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि इस 600 रुपए में जो है फार्मर्स ने क्या किया? अपने गुड्स को बेचा,
है ना। हम्म, इस 600 रुपए में जो है फार्मर्स ने अपने गुड्स को, अपने सामान को क्या किया, बेचा। यही तो हम समझे। उसी तरीके से हमने समझा कि वो 800 रुपया जो है फ्लोर मिल्स का जो है क्या है, फ्लोर मिल वाले का जो है वह आउटपुट है। फ्लोर मिल का जो है आउटपुट ये 800 है, तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि ये 800 में जो है बेचा है कौन, फ्लोर मिल। और किसे बेचा है, बेकर, बेकरी वाले को, बेकर्स को। ये तो हम समझे। हाँ, और फिर यहाँ से हमने समझा कि ये जो 1000 रुपए इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे देख पा रहे हैं तो बेकर्स का, तो उसने क्या किया कि शॉपकीपर को 1000 रुपए में बेचा। और यहाँ पे 1200 देख रहे हैं, तो 1200 में ये किसने, किसे बेचा होगा, ये 1200 में बेचा होगा किसे, कस्टमर को, यानी फाइनल कंज्यूमर्स को कर सकते हैं हम लोग, है या नहीं। हाँ, शॉपकीपर किसे बेचेगा, हम ही लोगों को तो बेचेगा ना। हाँ, तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या हुआ, टोटल सेल्स कह सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या कह सकते हैं, टोटल सेल्स कह सकते हैं, है या नहीं। सेल्स को ही वैल्यू ऑफ आउटपुट कह देंगे हम लोग। तो अब चलिए यहाँ पर क्या है कि लिखिए डेफिनेशन, लिखिए डेफिनेशन लिखवाए या नहीं लिखवाए हैं, जरा बताइएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का नहीं सर। अच्छा लिखिए, तो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, it refers to the market value, It refers to the market value of the goods value of the goods, गुड्स को के ही साथ में ब्रैकेट में लिख दीजिए, और सर्विसेज, और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, produced produced by a firm by a firm during an accounting year, during an accounting year, during an accounting year। ठीक है। हाँ, तो यही हो गया। अब जो है एक बॉक्स बनाइए ऐसा, उसमें लिखना है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। छोटा सा ही बॉक्स बनाइएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे करके इफ entire output of the year, if entire output of the year, if entire output of the year is sold, if entire output of the year is sold during an accounting year, during an accounting year, accounting year। during an accounting year। दूसरा लिखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, दूसरा फॉर्मूला इसका है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक यानी डेल्टा एस स्टॉक, डेल्टा स्टॉक लिखना है आपको। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर देना है। ब्रैकेट में बंद करके जो है उसमें क्या लिखना है, इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, कुछ सामान जब बच जाता है, जब हमसे नहीं बिकता है, हम नहीं बेच पाते हैं, तब जो है क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला मेरा हो जाता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
जितना मेरे पास स्टॉक बचा है उसकी जो कीमत होगी वह हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं क्या दिक्कत? नहीं है If some out, so if some output remains unsold during the year, during the accounting year कहिए या during the year कहिए, ठीक है। हाँ सर। तो आपके पास जो है दो फॉर्मूला था, मतलब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, यही ना पढ़ा आपने। तो आपने क्या देखा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हम समझ चुके हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हम लोग समझ चुके, नहीं समझे? समझ गए। ठीक है, तो उसमें अब एक टर्म बचा है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही ना टर्म बचा है। हाँ अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है वह लिखिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होते हैं? It refers to value of non-factor inputs. It refers to the value of. it refers It to the refers to value the value of non-factor inputs. non-factor Inputs यानी non-factor inputs को क्या होते हैं ये जानना है हम लोगों को। तो ब्रैकेट में डालिए all inputs other than all inputs other than factor inputs। factor input। तो नॉन फैक्टर इनपुट्स किसे कहते हैं? तो वह इनपुट्स होगा जो कि फैक्टर इनपुट्स नहीं होगा, यही ना कहिएगा। अब फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं जरा बताइएगा। फैक्टर इनपुट्स क्या क्या होता है जरा बताइए तो। फैक्टर इनपुट्स क्या क्या होते हैं? कल भी चर्चा की थी, ये तो 10th में भी पढ़े हैं आप, कुछ याद है? नहीं याद है तो जो फैक्टर इनपुट्स उसे कहा जाता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट करे। सर लैंड लेबर क्या? हाँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट करता हो। ठीक, अब इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या क्या जाना था? 4 चीजें, एक हो गया लैंड, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा क्या हो जाएगा? कैपिटल, और चौथा क्या हो जाएगा? इंटरप्राइज। क्या होता है? इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप, तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है इन सभी को छोड़ करके जो भी आपके पास इनपुट्स होते हैं तो वह क्या कहलाएंगे? नॉन फैक्टर इनपुट्स कहलाएंगे। तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, अब वह जैसे कि हमने क्या किया, इसके अलावा क्या हो सकता है कि हमने किसी और से परचेज किया होगा, तो जिसे हमने फार्म में, मतलब जिसे हमने प्रोड्यूस नहीं किया, तो वह क्या हो गए? नॉन फैक्टर इनपुट्स हमारे भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, PRENEURSHIP, इसके लिए भूल जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये सारे जो हैं क्या होंगे कि हमारा ही बनाया हुआ होगा, क्योंकि हम अगर फॉर्म किसी फॉर्म को चला रहे हैं, किसी संस्था को चला रहे हैं,
लैंड को भी हम मैनेज करेंगे, लेबर को भी मैनेज करेंगे, कैपिटल को भी, इंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। इसके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत पड़ रही है तो वह सभी क्या हो जाएंगे, नॉन फैक्टर इनपुट्स में आएगा, नॉन फैक्टर्स इनपुट्स में आएगा। जैसे इसमें बेसिकली नॉन फैक्टर इनपुट्स में किसे रखते हैं हम लोग, तो नॉन फैक्टर इनपुट्स में रॉ मटेरियल्स हो गया, कच्चा सामान, ठीक है। नॉन फैक्टर इनपुट्स तो आप लिख सकते हैं लाइक क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। सारे रॉ मटेरियल्स को आप क्या कर सकते हैं, नॉन फैक्टर यूनिट्स पर कर सकते हैं। कहने का मतलब वो उसे आपने कहीं से जो है प्रोड्यूस नहीं किया, यानी कहने का मतलब आपने किसी और से लिया। कहीं जैसे मान लीजिए किसी को टेबल बनाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लकड़ी खरीदेगा, है ना, लकड़ी खरीदेगा। लकड़ी के लिए वो किसी और से वो जो टिम्बर मर्चेंट होंगे उनसे संपर्क करेगा कि भैया हमको लकड़ी दो, हम टेबल बनाएंगे, बेचेंगे, अमीर बनेंगे, यही कहेगा, नहीं कहेगा, बिल्कुल कहेगा। तो उसी तरीके से हमने समझा कि अब लकड़ी उसके लिए क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स हुआ। अगर ध्यान से देखिए तो वो तो लैंड से ही ऊपर पे तैयार होते हैं, उसी इसलिए हमने लैंड पे नहीं रखा क्योंकि वह इसे हम फैक्टर इनपुट्स नहीं माने। वजह यही था कि वह नॉन फैक्टर्स होने इनपुट्स होने का कारण यही था कि जो है वो उसे कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, किसी और की जमीन पर वह जो है प्रोडक्शन हो रहा है। हमने क्या किया, उससे खरीदा, ठीक है, उसका कीमत दिया, तो वह क्या हुआ, हमारे लिए रॉ मटेरियल्स हुए। अब वह रॉ मटेरियल्स का हम इस्तेमाल क्या करेंगे कि उससे हम नया प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे। उस नए प्रोडक्ट्स को तैयार करने के क्रम में जो भी चीजों की आवश्यकताएं पड़ेंगी वे हमारे लिए क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए जो है आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, रॉ वेजिटेबल्स की भी जरूरत पड़ती है, इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो वे सभी हो गए। तो यहाँ पे जो है सारे के सारे रॉ मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, नॉन फार्म इनपुट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। नॉट फैक्टर इनपुट्स भी कह सकते हैं, नॉन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। बोला जाए नहीं दिक्कत नहीं। तो अब जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट आप समझ चुकी, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है आप समझ चुकी कि आउटपुट में हमें जो है क्या है, किस चीज की जरूरत पड़ती है उसे हम पहले तैयार करते हैं, फिर जो है वहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये दो टर्म समझे। अब बात आती है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, वह भी समझ लिए। इसी से हमको पता चला कि वैल्यू एडेड क्या होता है, ठीक है। वैल्यू एडेड का से हमने जाना, वैल्यू एडेड की मदद से वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट को अभी थोड़ी देर पहले ही समझा कि जो भी हमारे द्वारा क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा कोई भी सामान को, उसकी जो कीमत होगी वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही ना पढ़ा। ये कब होगा, जब कहने का मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स तब हम करेंगे जब हम की जितना हमारे पास आउटपुट के तौर पे सामान था उसे हमने एक ही वर्ष के अंदर में, अकाउंटिंग ईयर के अंदर में ही बेच दिए, वह कहलाया वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन अगर इस क्रम में, इस प्रोसेस में अगर मान लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि सारा का सारा सामान जो है ना नहीं बिक पाता है, ठीक है, कई सारी वजह से, हाँ, कुछ प्रोडक्ट जो है बच जाते हैं।
जब प्रोडक्ट बच जाएंगे तो वहां पर मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकलेगा, तो सेल्स, जितना हमने सेल्स कर लिया और जितना हमारे पास स्टॉक बचे हुए हैं, है ना, जो हमारे पास स्टॉक बचे हुए हैं। कहने का मतलब एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 10 स्टॉक था। कितना था? 10 स्टॉक था, 5 स्टॉक हमने बेच दिया और 5 अभी मेरे पास बचे हुए हैं साल के अंत पर भी। ठीक है, साल के अंत तक में भी 5 जो है सेट या 5 आइटम्स बचे हुए हैं, तो वह क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही हिस्सा बन जाएगा। वो बचा हुआ 5, अब बिका हुआ 5 का वैल्यू ये सेल्स में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत, नहीं दुख तकलीफ? नहीं कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। अब एक नया टर्म हमने यहाँ जाना कि चेंज इन स्टॉक, डेल्टा एस। तो आप लोग, आप जो है अकाउंट्स में पढ़ रखी होंगी कि चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसा ही पढ़ेंगे। तो बिल्कुल यही पढ़ना भी है, यहाँ पे भी यही पढ़ना है, इसलिए लिख लीजिए कि द डिफरेंस बिटवीन या change in stock is measured as the difference between measured as the difference between डेल्टा स्टॉक क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड क्या हो जाएगा, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब, इसका फॉर्मूला आप लिखिएगा ब्रैकेट मतलब बॉक्स बना करके, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा, यही फॉर्मूला बनेगा और बॉक्स में ढक दीजिए उसको बेचारे को। ठीक 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 ठीक। तो ऑफ द अकाउंटिंग ईयर लास्ट में लिखना जरूरी है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस या एंड, अगर डेफिनेशन लिख रही है तो ठीक है, एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। कौन से ईयर? अकाउंटिंग ईयर। जहां तक हो गया ना, लिख लिए? हाँ सर। चलिए ठीक, एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, जीडीपी एमपी। क्या लिखेंगे? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी इक्वल टू, देखिए जीडीपी एमपी इक्वल टू gross value added by gross value added by all producing enterprise, all producing enterprise, gross value added by all producing enterprise within the domestic territory of a country, within the domestic territory of the country during the period of 1 year, during the period of 1 year। ठीक है। नेशनल इनकम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NNPHC। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
इसे हम लोग जो है एन आई रिप्रेजेंट करते हैं, एन आई, यानी इसी टर्म को हम लोग नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। तो आपने नेशनल इनकम इस इक्वल टू क्या पढ़ा है, जीडीपी। जीडीपी एमपी से अगर हम माइनस करें तो क्या होगा, एनएमपीएफसी हमको अगर निकालना हो, नेशनल इनकम निकालना हो, तो आपने क्या पढ़ना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें किस में जाना है, नेट में। पहले ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन लेस करती थी या नहीं करती थी? तो आप बोलिएगा बिल्कुल करते थे। फिर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है, तो फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, किसे, एनएफआईए को, किसे करेंगे, एनएफआईए को, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे। उसके बाद हमको देख रहे हैं क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करती थी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करती थी। क्या करती थी, एनआईटी को लेस करते थे। एनआईटी बोले तो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यही पढ़े हैं हम लोग, बताइएगा, हमको आता जाता नहीं है कुछ, नहीं पढ़े हैं? हाँ। नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इससे तो आप जान गए, लेकिन अब जो है हमें क्या करना है, इस वैल्यू को एनएनपीएफसी को हम जो है किस मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे, वैल्यू एडेड की मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। किस मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। तैयार है? हाँ सर। देखिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज, प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज कोई भी हो सकता है, आपका पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, और या सॉरी ऐसे भी कह सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर भी हो सकता है, सेकेंडरी सेक्टर भी हो सकता है, और टर्शियरी सेक्टर भी हो सकता है। आपने कभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक डिफिनेशन हम बोले, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग enterprises within the domestic territory of a country during the period of 1 year। कहीं हम लोग डेफिनेशन पढ़े। अब यहाँ पर इंटरप्राइजेस, ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस मतलब कि हर क्षेत्र में हमको देखना है, ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस यानी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को देखना है। तो 3 सेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है, कौन कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला जान पाई कि जीडीपी एमपी जो है वह क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। ऑल सेक्टर्स क्या होगा, ऑल सेक्टर्स बोले तो क्या हो सकता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर। कोई परेशानी है, आपको पूरा लिखना है, टीएस हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो है टीएस, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड by all producing sectors enterprises in primary sector, in secondary sector और in tertiary sector। ये आपका क्या निकल आया, आप देख पा रहे हैं, गौर से देखिए, गुर्रा करके इसे, ये आपको निकाल के दिया जीडीपी एमपी। अब आपके पास जीडीपी एमपी जब यहाँ पे है, तो बाकी तो आपके ऊपर में सारा चीज है, डिप्रिसिएशन है, एनएफआईए है, एनआईटी है, इसकी मदद से आप एनएनपीएफसी नहीं निकाल पाएंगी, बताइए निकाल पाएंगी ना। तो इसे आपको जो है ना थोड़ा बॉक्स में
बेचारे को संदूक में बंद कर दिए, जोगना है, क्योंकि इसी का काम देगा, वहां पे जीडीपी एमपी के फॉर्म में नहीं देगा। कंफ्यूजन करने के लिए हमें जो है ये बोलेगा कि ये जो है ये दिया हुआ है, अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। कई बार होता क्या है कि वैल्यू एडेड दिए होंगे, ठीक है, वैल्यू एडेड अलग अलग सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का अलग दिया होगा, सेकेंडरी सेक्टर का अलग दिया होगा, टर्शियरी सेक्टर का अलग दिया होगा, तो वहां से हम समझ सकते हैं ना कि ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम ऑल बाय ऑल सेक्टर्स, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को जोड़ते हैं तो क्या निकल आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यही निकलेगा, है ना। जब ये निकलेगा तो जीडीपी एमपी अगर हमको पता चल जाए, इस क्योंकि इस फॉर्म में देगा नहीं इतना, अगर दे इतने छोटे फॉर्म में देगा तो हमें मार्क्स भी 1 नंबर देगा, ठीक है, 1 नंबर नहीं पूछेगा। लेकिन घुमा फिरा के अगर पूछना चाहेगा कि इस तरीके से देगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड या अलग अलग सारे को कर देगा, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना हो। तो आपके पास ये अगर आप बना लिए तो उसके बाद आपको चाहिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो है दूसरा नाम भी बताए थे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नाम बताए थे, याद है, डोमेस्टिक इनकम का, सॉरी, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम, अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, याद है कुछ। और इससे एक तो क्वेश्चन भी आया था, याद है, हाँ या ना, ना यहाँ, बहुत बढ़िया, याद रखना ही नहीं है, याद करके रख जाएंगे कहाँ, कॉपी में कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है, एक सवाल भी बनवाए थे, जहाँ पे बोले थे कि इसी को जो है, इसमें आप फंस गए थे, कहने का मतलब इसमें जो है ये डिप्रिसिएशन तो दिया हुआ ही नहीं है, तो वहां पे हम लोग लास्ट में नहीं देखे थे कि यही आपको गुगली दिए हुए हैं, ये गुगली क्वेश्चन मेरी तरफ से, ऐसा बोले थे कि नहीं बोले थे। हाँ सर, हमको अपना शब्द याद है, और आप जो पढ़ रही हैं, सोचिए आप याद नहीं रखी हैं, कैसे काम चलेगा, कैसे चलेगा। तो आप क्या देख रही हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, क्या क्या हो गया, उसके अंतर्गत आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज बाय, किसे, इन प्राइमरी सेक्टर, उसी में फिर जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज की जगह पे क्या लिखेगा, बाय द प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज in secondary sector, gross value added in the producing enterprises of tertiary sector। तो ये हमारा जीडीपी तैयार हो गया। अब जीडीपी में जब डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो क्या निकलेगा, कुछ पता है। जीडीपी में जब डेप्रिसिएशन निकालिएगा, जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमको वो क्या दे देगा, एनडीपी एमपी देगा कि नहीं देगा। जब हमें ये पता चल गया तो अब हम जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये तो पहले पढ़ चुके हैं, ये हमें दे देगा एनडीपी एमपी, है ना। अब जब हमें एनडीपी एमपी मिल गया तो एनडीपी एमपी में माइनस कर देंगे एनएफआईए, क्या देगा बताइए, ध्यान से देखिएगा हम क्या पूछे हैं, माइनस एनएफआईए कर देंगे तो क्या देगा, हमें देगा ना एनपीएमपी, जरा बताइए कितना देर लगेगा, माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, यही करना चाहती हैं, माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस नहीं होगा,
तो क्या होगा, प्लस होगा कि होगा ही कुछ नहीं। अगर हम एनडीपी है डोमेस्टिक है, इसमें तो प्लस में करेंगे तब ना हमको एनएनपी निकलेगा। एनएनपी एमपी कहाँ फंस जाते हैं, माइनस करने से कोई फायदा ही नहीं है, वो तो कुछ बेकार ही फॉर्मूला बन गया, बकवास। आपको दिमाग में सेट रखना होगा, डोमेस्टिक में जब एनएफआईए जोड़ते हैं तो नेशनल बनाता है। सब बेसिक भूल जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। तो चाहते थे कि बीच में बोलिए, इसीलिए तो बीच में हम आधा ही पढ़ा के छोड़े थे, जानते थे फितरत है हमारा बोलना। फिर आपके पास एनएनपी एमपी है, तो एनएनपी एमपी में आप अगर क्या कीजिएगा, एनआईटी कर दीजिएगा। एनएनपी एमपी में हम जो है माइनस कर देंगे एनआईटी, तो क्या दे देगा रिजल्ट, आप जानती हैं एनएनपी एफसी देगा या नहीं देगा। यही कहानी हो गया, समझे। अब अगर ध्यान से देखिए तो इसी से आप क्या कर सकते हैं, और बाकी सारा चीज भी निकाल सकती हैं। अगर हम एनएनपी एफसी से हमको एनडीपी एफसी निकालना हो, क्या करना हो, एनडीपी एफसी निकालना हो, तो क्या कर सकते हैं कि जो है वहां पे एनडीपी से एनएफआईए जोड़ दीजिए, यही कर सकती हैं। ये काफी कुछ। अब जो है केवल हमारे पास समस्या खाली यही था कि जीडीपी एमपी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि सारे जितने भी सोर्सेस से हमें वैल्यू प्रोडक्ट मिलता है तीनों सेक्टर से, वही हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी एमपी कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप तैयार कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिए कि कौन इस फॉर्मूला को बनाने में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये देखिए। हेडिंग लिखिए, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। 1 मिनट में आ रहा है। लिखे, हेडिंग लिखे, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो पहला लिखिए प्रिकॉशन, फर्स्ट प्रिकॉशन। तैयार हैं? चलिए तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। क्या बोले, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। लिख लीजिए। स्पीड है इसका मतलब काफी। तो इस सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड, इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड। बहुत अच्छा। ये बताइए, व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज करते हैं, चैटिंग करते हैं? नहीं, व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं ज्यादा।
अच्छा, तो क्या यूज करते हैं चैटिंग में अपने दोस्तों से या किसी और से? व्हाट्सएप ही करते हैं बट हल्का हल्का, ज्यादा यूज नहीं करते हैं। थोड़ा सा जो है स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत शॉर्टकट जाते हैं। टाइम टाइम को एक दिन आप क्या लिखे थे कॉपी, जब हम चेक किए थे तो टाइम को TYM लिखते हैं नहीं। ये कहाँ होगा, हम नहीं लिखे हैं, बोलिए। तो चलिए ठीक है। तो फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। पहला हो गया कि वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज, इससे केस स्टडीज बनाए जाते हैं, इसलिए हम प्रिकॉशंस लिखवा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या हम बोले कि वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड। अब इसे वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं किया जाता, किसे? वैल्यू ऑफ सेल, सेल के वैल्यू को और सेकेंड हैंड गुड्स के परचेज को, समझे ना? मतलब कहने का मतलब कि कोई भी जो है सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज कीजिए अथवा बेच दीजिए, ठीक है? क्या बोले हम कि सेकेंड हैंड गुड्स को आप बेचिए अथवा परचेज कर लीजिए, तो उसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड में जगह नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसका वजह हमको यह समझ में आता है कि जब यह पहली बार नया नया बिका होगा तो उसी समय हम इसे वैल्यू एडेड मेथड में रखे होंगे। समझ पा रहे मेरी बात? जब भी यहाँ होगा तो ताजा का, क्योंकि ये एक इंसान की तो बात हो नहीं रही है, जब भी हो रही है नेशनल की बात होगी, और एक ही चीज का हम बार बार दाम लिखेंगे नहीं, यानी रिपीटेशन इसमें होगा नहीं। जब ये नया बना होगा, जब ये नया किसी ने खरीदा होगा, उस समय इसको रखा गया होगा, तो जब वो रख चुके हैं तो उसे दोबारा हम वैल्यू एडेड में जगह नहीं देंगे। तो इसका लिखिए, वजह लिखिए, ठीक है? तो वजह अलग लाइन में लिखिएगा। वजह जो है ना अलग लाइन में, एक लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको समझ में क्या आया कि वैल्यू ऑफ सेल और परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स का ये अथवा जो है सेकेंड हैंड गुड्स के लिए, ठीक है, इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड। इसको एक पहला हो गया, लेकिन इसका वजह, क्योंकि इसके वजह भी पूछे जाते हैं, तो एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा तो यह दिमाग में रहेगा कि यह इसका क्या है, काउज है, रीजन है, ठीक है, कारण है। इस वजह से हम जो है वैल्यू एडेड में इसमें नहीं लिखते। तो जब भी हम बिकॉज बोले तो समझ लीजिए कि जो है दूसरे लाइन में इसका लिखना है। आगे आपकी इच्छा, जैसे आपको सही बुझाए। तो इसका कारण बताया गया है कि वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर दे वेयर प्रोड्यूस्ड। हम लोग शायद यही बात कर रहे थे कि जब जिस वर्ष इसे खरीदा गया होगा, जिस वर्ष इसे शुरू में बेचा गया होगा, तो उसी वर्ष जो है इसको वैल्यू एडेड में इन्वॉल्व कर लिया होगा। तो इसी वजह से हम जो है दोबारा नहीं लिख सकते। तो क्या लिखे? बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, आज भले वो सेकेंड हैंड गुड्स हुआ, कभी तो वो फर्स्ट हैंड हुआ होगा ना। कभी फर्स्ट हैंड गुड्स हुआ ही होगा। तो बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी accounted for during the already accounted for the during the accounted for during the year they were produced। जिस वर्ष उसे तैयार किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था, उस वर्ष जो है इसे इन्वॉल्व या इंक्लूड कर दिया गया था, उसे इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर नहीं लिखे हैं, उस समय बहुत तेजी लिख लिए थे। ड्यूरिंग द ईयर, फॉर ड्यूरिंग द ईयर दे वेयर प्रोड्यूस्ड।
हिंदी बोलते हैं इसको, तो आप लोग इतना इंग्लिश अच्छा जानते होंगे, लिख लेते कि accounting for during the year they They were were. produced. Hmm. हाँ, Hmm. दूसरा लिखिए, दूसरा कमीशन अर्नड ऑन, दूसरा का जो है प्रिकॉशंस आपको क्या ध्यान में रखना है। सेकंड, तो कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ द सेल, हाँ क्या बोले, कमीशन अर्न अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, second hand goods, Second hand goods. second hand goods Good. is included in the is included in the estimation of value added, is included in the estimation of value added। लिख लिए ये बातें। हाँ। क्या समझे इसमें कि कमीशन जो है, कहने का मतलब हमने किसी का प्रोडक्ट बेचवा दिया, समझ पा रही है मेरी। कहने का मतलब पुराना सामान था और हमने जो है दलाली खाया उसका, यानी कहने का मतलब ब्रोकरिंग का काम कर दिया हम। पैसे से बोले कि भैया हम तुमको तुम्हारे सामान को भिजवा देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, कमीशन देना होगा। ठीक है, इस पैसे को हम क्या करते हैं, कमीशन, इस कमीशन में जितना हमने पैसे दिया उस कमीशन को हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड में लिखते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब क्यों किया जाता है, तो हमको साफ साफ वजह यह समझ में आता है क्योंकि जो है परचेजिंग के टाइम में कमीशन नहीं देना पड़ा था, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा अलग हो गया ना, ये तो अलग हो गया, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तो हिस्सा रहा नहीं, है ना। इस वजह से जो है हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसका ये जो है कारण बताता है, तो अगले लाइन एक लाइन छोड़ करके लिख सकती हैं, बिकॉज कमीशन इज ए रिवार्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। कमीशन क्या है, रिवार्ड है। किसका, किसके लिए रिवार्ड है, जो कि सर्विसेज रेंडर्ड कर रहा है, यानी कहने का मतलब है कि एक प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है, उसके लिए रिवार्ड की तरह काम करता है कमीशन। तो कमीशन इज अ रिवार्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। क्लास 6-7 में कौन से स्कूल में थी आप, पहले ये बताइए। ICSE में थी। ठीक है, तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है, गिव रीजन, याद है? आता है ना, आता था, आता होगा जब आप थी तो गिव रीजन करके क्वेश्चन आता था, है ना। तो वही कहानी है इसके साथ भी, इसके साथ भी आपको क्या किया जाएगा कि जो है गिव रीजन पूछा जाएगा कि क्यों हम जो है वैल्यू एडेड मेथड में कमीशन को इन्वॉल्व करते, इंक्लूड करते, तो वजह देना पड़ेगा, क्योंकि जो है कमीशन क्या होता है, सर्विस रेंडर्ड वाले के लिए रिवॉर्ड का काम करता है या रिवॉर्ड होता है। समझ पाई? हाँ। तीसरा आपको लिखिए प्रिकॉशंस, सबका दिमाग में सेट करना है और बनाना भी है, तो फिर कई सारे बात रहेंगे क्वेश्चंस में। तो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ओन OWN बोल रहे हैं, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स on account of production of goods of the producing units देखिए, is taken into
अकाउंट 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 हाँ, while estimating value added, while estimating estimating value added। added। क्या बोल रहा है, ये क्या समझाना चाहता है? ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। तो कहता है कि इसका वजह पहले लिख लेते हैं, कारण, बिकॉज बिकॉज लिखिए, उसके बाद समझते हैं इसको। Because these goods are like those produced for the market. These goods are like these goods are like those produced for market. These goods are like those produced for market. They are simply not sold. They are simply not sold owing. They are simply not sold owing to their need by the producers themselves. They are simply not sold owing to their need by the producer themselves. The producer themselves. यहाँ पर कहने का मतलब क्या होता है कि owing account production of goods of the producing unit is taken into account while estimating value added. Estimating value added होने के बावजूद भी जो है estimating value added क्या हो गया, कहने का मतलब हमने अनुमान कर लिया। estimated value आप सुने होंगे, जैसे आप चैप्टर पढ़े होंगे जब आईसीएसई में क्लास 6 में होंगे, शायद 6th में 7th में जो भी, तो आपसे कहा जाता था कि इसका नियरेस्ट 10 निकाल के दिखाओ। 14 का नियरेस्ट 10 दिखाना है, नियरेस्ट 10, तो आप कहते थे 10 ही होगा इसका। 19 का नियरेस्ट बताना है 10 से, 19 का नियरेस्ट 10 बताना है तो 20 बताती थी, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताती थी। उसी क्रम में हम लोगों को यह सिखाया गया कि कोई वैल्यू जो है अगर 5 होगा अंत में और उसके पहले जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब हम यह समझाना चाह रहे हैं अगर हम 24 है तो इसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, 20 लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू नंबर जो है 26 दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू 30। जैसे दुकानदार जो है अभी के समय में क्या होता है जो है, देखती होंगी कि 50 पैसे तो चलते नहीं है, चलते हैं क्या, 50 पैसे चलते हैं, जवाब दीजिए। 50 पैसे आजकल चल रहे हैं क्या आपकी तरफ? नहीं। अच्छा, नहीं चलता है, अच्छा इधर चलता है खूब। तो 50 पैसा नहीं चलता है तो, लेकिन किसी प्रोडक्ट का एमआरपी जो है अगर मान लीजिए 19 रुपया 50 पैसा होता है तो क्या लेता है वो, 20 रुपया ले लेता है हम लोगों से, ठीक है ना। हाँ। तो कहने का मतलब वो अप्रोक्स कम तो नहीं लेता है, क्योंकि वो प्राइवेट एंटरप्राइज चला रहा है, तो उसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। जैसा कि आपने पहले 2-4 दिन पहले आपने पढ़ रखा है बिजनेस स्टडीज में। तो इसी तरह से नियरेस्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट आप समझे, तो कोई भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है तो हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू हम समझते हैं कि अगर कोई भी चीज में 500 लागत लग रहा है, लागत मूल्य लग रहा है, यानी करने का मतलब हमको किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में, बनाने में इतना पैसे लगेंगे,
तो इसमें अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहेंगे तो 100-200 रुपया और ऐड करके, जो इसी को कहा गया वैल्यू एडेड, एस्टिमेटेड वैल्यू एडेड। ठीक है। हम तो मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट में जो है प्रोडक्ट का सप्लाई ज्यादा होगा और डिमांड कम होगा तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे वैल्यू एडेड इसके कम भी हो सकते हैं, है कि नहीं। अभी तो मान के रखा है, नहीं समझे। समझ में आया इस बात को, ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं, समझाना पड़ेगा अलग नहीं। तरीके से। हाँ समझा। हाँ, एक अलग तरीका है झापड़ मार करके, मालूम है। अपने आप को झापड़ मार लीजिए पहले। हम कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए हमको कोई सामान बनाए 200 रुपया लगा, ठीक है। और हम जब अपना इंस्टीट्यूट मतलब करने का मतलब पंप कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो हमारा मकसद होगा कि 100 रुपया ज्यादा कमाए उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो 300 रुपया हमने रख दिया, इसका जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कहने का मतलब है कि इस पे 100 रुपया हमने बढ़ा कर रख दिया ताकि हमारा ये फायदा बन सके, ठीक है। मगर ये तो डिपेंड करता है ना कि 300 रुपए से हम जो है अब 300 रुपए में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, ये तो डिपेंड करता है मार्केट का सिचुएशन पे। अगर मान लीजिए मार्केट का सिचुएशन क्या हो कि सप्लाई ज्यादा हो, क्या हो, सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो, समझ पा रही है। डिमांड कम हो यानी कहने का मतलब मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा है लेकिन उसकी मांग जो है, डिमांड क्या है लोगों में, कम है। तो उसका क्या होगा, बहुत कम से कम सामान बिकेगा। आप समझिएगा, सामान क्या होगा, कम बिकेगा क्योंकि डिमांड करने वाले लोग क्या है, कम है। मजबूरन अपने सामान को, प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो क्या करेगा, हो सकता है उससे कोई बार्गेनिंग करने आएगा तो ये पैसे को घटाएगा। यहाँ पे ये इसने एस्टिमेट किया था 300 रुपए फायदा कमाने का, तो लेकिन जो है वह घट करके 250 में ही बेच दिया, सेल कर दिया। इसके वैल्यू एडेड क्या हो गए, घट गए ना। इसके वैल्यू एडेड क्या हो गए, घट गए। कहने का मतलब पहले उसने अनुमान लगाया था 100, अब यहाँ पे 50 है। तो इसी में क्या करना होगा, उसको जो भी है मार्जिन वह ऐड करना पड़ता है बाद में, ठीक है ना। इसमें लिखा गया है कि इसको इनपुट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, यानी 50 का ही फायदा हुआ, और मान के चला था -50, मतलब 100 मान के चला था और 50 का फायदा हुआ, यानी -50 का क्या हुआ, नुकसान हो गया एक तरह से। तो उसे वहां पे ऐड करेगा तो क्या होगा, -50 ही आएगा। अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 900, उसमें प्लस करेंगे -50 को, तो यह कितना वैल्यू देगा, 850 वैल्यू देगा कि नहीं देगा। समझ पा रही है मेरी बात। हाँ। हाँ, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसे इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखिए, वो तो रीजन लिख चुके हैं। अब लिखिए 4th नंबर, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। जब भी लिखा जाता है फाइनल गुड्स लिखे जाते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू नहीं लिखे जाते, किसने, इसके एस्टिमेशन में, किसके एस्टिमेशंस में, वैल्यू एडेड मेथड या वैल्यू एडेड निकालने के मेथड में जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू क्या, किसका वैल्यू, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू नहीं इंक्लूड करते हैं, किसमें, वैल्यू एडेड में। तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड मेथड या एक्सप्रेशंस या एस्टिमेशंस इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड कर सकती है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जो है सारा का सारा काम लिखते हैं फाइनल गुड्स का जब हो जाता है तो इकट्ठा हम लिख देते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं फाइनल गुड्स का जोड़ तोड़ के,
लिख देते हैं ना, इसलिए लिखिए इसका रीजन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, बिकॉज लिखिए, बिकॉज लिख करके वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट intermediate goods is reflected in the या included in the भी कह सकते हैं, included in the value of final goods। हमने क्या बोला कि इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है वह पहले से ही शामिल होते हैं, किसमें, फाइनल गुड्स में। नहीं, हाँ चलिए अच्छी बात है, समझदार है कि नहीं। नहीं है समझदार, अच्छा चलिए ठीक। अब फिफ्थ पॉइंट लिखिए, imputed value of production for self consumption is taken into account। लिखिए imputed value, imputed value, imputed IMPUTED, imputed value of production for self consumption is taken into account। इसका रीजन लिखिए, क्योंकि, बिकॉज, कारण बताना है पहले, because these goods are like those produced for the market, these goods are like those produced for markets। वही रीजन हो गया जो पहले दिए थे, अपने कंजम्पशंस के लिए जो है भी जो कुछ भी है तो वह हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मार्केट के, because these goods are like those produced, THO2 THOS, those produced for the market। सेल्फ कंजम्पशन, हाँ सेल्फ कंजम्पशन का वैल्यू जो है क्या करेंगे, इनपुट नहीं करते, इनपुट नहीं करते उसमें, ठीक है ना। ये जो है दे आर नॉट सोल्ड सिंपली बिकॉज दे आर नॉट सोल्ड सिंपली, ये रीजन एक बार और लिखवाएं सर, दे आर नॉट सोल्ड सिंपली या सोल्ड नॉट सिंपली because of their need, because of their need या owing to their need by the, because of their need कहिए या owing to their need कहिए, by the producers themselves। ये बातें पहले भी किए थे। तीसरा वाला जो आपने देखा होगा, थर्ड नंबर का जो हम लोगों ने प्रिकॉशंस पढ़ा, उसमें यही बात, यही वजह है कि अब यहाँ पर किसे ऐड नहीं कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशंस के लिए, क्योंकि उसका इंक्लूड हो चुका है ना। हाँ भगवान। नेक्स्ट है इम्पुटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्युपाइड हाउस। imputed rent, imputed rent on the owner, imputed rent on the owner of the, imputed rent on the owner क्या हुआ लिखे, हाँ owner occupied house is also taken, is also taken into account,
into account. इसका भी लगभग उसी टाइप का वजह होता है, ठीक है, लेकिन इसका हाँ। रीजन लिखिए बिकॉज, क्योंकि ये जो है रूम लैंड का किराया ही जो है वैल्यू एडेड में आएगा और ये प्रोड्यूसिंग में पहले से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं बिकॉज ऑल हाउसेज हैव रेंटल वैल्यू, सभी घरों का क्या होते हैं, रेंटल वैल्यू होते हैं, नो मैटर दीज आर सेल्फ ऑक्युपाइड या रेंटेड आउट, तो कोई मैटर नहीं करता कि वह जो है खुद रहता है अथवा किसी को रेंट पर दिया हुआ है, क्योंकि जितने भी मकान हैं उन पर सरकार क्या करती है, एक तरह से टैक्स के तौर पे जो है रेंटल लेती है, ठीक है। हाँ। हाउस टैक्स देना पड़ता है, सुने होंगे, नाम तो सुना होगा। 7th नंबर, सर्विसेज। 7th नंबर लिखिए, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, services for self consumption, services for self consumption, services for self consumption is not considered while estimating value added, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, इसमें इंक्लूड नहीं करते, नहीं लेते हैं, कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू हमें पता नहीं चल पाती है ना। जैसे घर में ही हमारी जो घरों में जो माँ काम करती है तो उनका कोई नेशनल इनकम या वैल्यू एडेड मेथड में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देते, इंक्लूड नहीं करते, उनकी कोई कीमत ही नहीं होती। सेल्फ कंजम्पशन से यानी घर के लिए काम कर रहे हैं, उनको कोई पैसे मिल रहे हैं क्या अलग से? अलग से नहीं मिल रहा। अगर आप मान लीजिए कि चलिए ठीक है, माँ को काम पे रखे और आप ऑफिस से काम करके आए, आपको सैलरी मिली और वह पैसे के जो है आधा पैसे आपने मम्मी को दे दिया, वह पैसे भी वह इंक्लूड वहां नहीं कर सकती इसमें। क्यों? क्योंकि उस पैसे का जिक्र पहले हो चुका है, ठीक है, किसी और ने कर दिया है? उस पैसे का जिक्र जो है किसी और ने कर दिया है, तो एक ही इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसमें जो है डबल काउंटिंग का हम लोग जो है ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि सिंपली इसका रीजन लिखिए, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। इसका मार्केट वैल्यू पता लगाना जो है बड़ी मुश्किल है। तो मम्मी काम करती थी तो क्या दे सकता है कोई? क्योंकि ये तो एक काम तो कर नहीं रही, ये तो घर मतलब पूरा घर को संभाल के रखती है, डॉक्टर का भी काम कर देती है, जितना कहा जाए कम है। तो मार्केट वैल्यू इनका है ही नहीं, ठीक है। जैसे घर का कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, समझे। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर व्हाट मार्केट वैल्यू। नहीं, मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट है, लास्ट इसका प्रिकॉशंस आपको दिमाग में सेट करके रखना है। द वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर, द वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर, द वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर, in the government sector, गवर्नमेंट सेक्टर, अच्छा, इज इक्वल टू द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओई जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज only, equal to the compensation of employees only, of employees only. क्यों?
वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ही केवल लेते हैं। वजह क्या है, तो इसका वजह लिखिए, द डेटा रिकॉर्डिंग रेंट एंड इंटरेस्ट आर नॉट अवेलेबल। ध्यान से देखिएगा, तो गवर्नमेंट इसमें जो है अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, लैंड लेबर रेंट, ऐसा लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइज। लैंड का रेंट हो गया, कई लोग जो है रेंट का जो है सरकार को बताते हैं, कई लोग नहीं बताते, ठीक है ना, क्योंकि क्या अपने फायदे के लिए। तो इस वजह से उसका जो है वैल्यू नहीं पता चलता, इंक्लूड नहीं हो पाते हैं, कई बार इसकी सही जानकारी नहीं हो पाती, इंटरेस्ट का भी सही जानकारी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान से आप देखिए, तो जितने भी बैंक है उसका तो हिसाब रख सकते हैं, लेकिन इधर उधर से जो कोई कर्ज ले रहा है, सूद पर ले रहा है, तो उसका हिसाब तो सरकार के पास नहीं होगा ना, होगा क्या? नहीं। 5 रुपया से कोई 5 रुपया सैकड़ा पे जो है कर्ज देता है, कोई 10 रुपया, कोई 12 रुपया, इस तरीके से गांव सब में सुनने को मिलता होगा कि हम ओकरा से मिलर चलिए कर्जा, सुनते देखे होंगे, नहीं सुने हैं क्या? नहीं सुने होंगे हाँ हो सकता है। सुने। तो वह इंटरेस्ट, वो एक तरह का क्या हुआ, अनऑफिशियल क्रेडिट लेती है, और अभी अगर हम बैंक के माध्यम से लेते, ये क्या हुआ, ऑफिशियली हुआ। यानी इसी को आपने सुना है 10th में, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल तरीके से लोन और इनफॉर्मल तरीके से लोन, है ना। It is because the data regarding rent and interest are not available for this sector। क्या लिखेंगे इसमें, क्यों केवल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है? वजह यह है कि क्योंकि जो रेंट और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो डेटा होते हैं, द डेटा रिगार्डिंग रेंट एंड इंटरेस्ट आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस सेक्टर। बचा और क्या, प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट बचा ना, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बचा कौन? क्योंकि हमने एम्प्लॉइज, लेबर तो ले लिया ना, एम्प्लॉइज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या हुए, वही तो वेजेस होगा उसका, या सैलरी कह सकती है। कोई जवाब नहीं। तो प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट जस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। प्रॉफिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्रॉफिट डज नॉट एग्जिस्ट। सरकार में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉफिट का कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं रखे जाते, प्रॉफिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए जो है और ना ही लॉस को भी नहीं रखा जाता, ठीक है। इस वजह से देखते होंगे कि चाहे सरकार जो है जैसी भी स्थिति में हो, सैलरी जो है उतना ही मिलता है। ऐसा कभी नहीं सुने कि सरकार को नुकसान हो गया तो जो है लोगों का सैलरी घटा दिया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सुनते हुए कभी देखे हैं क्या? हाँ, एम्प्लॉइज को कम कर सकती है लेकिन घटा नहीं सकती है, ठीक है। नहीं, और बढ़ा भी नहीं सकती, अचानक बढ़ा भी इसलिए नहीं सकती क्योंकि वह किसी का भी इनकम बढ़ने का सारा श्रेय जाता है कि मार्केट में जो है किसी भी चीज की महंगाई कितनी बढ़ रही है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है तो उसी के रेशियो में, समझे, उसी रेशियो में आप कह सकते हैं कि इनकम बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो हमेशा यही नजर आएगा कि महंगाई जो है इनकम से हमेशा ज्यादा ही रहता है। आप कितना पैसा कमा लीजिए लेकिन जो है महंगाई बरकरार रहती है। महंगाई का जो रेशियो होता है वह इनकम से ज्यादा ही रहता है। इसीलिए लोगों को सुनते होंगे कि जिस हिसाब से दाम चीजों का बढ़ता है उस हिसाब से हमारी कमाई नहीं है, ऐसा सुनते होंगे।
है। तो प्रॉफिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड इज मीन फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन। क्या है? ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे क्या लिखे? डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज all that is produced is meant for collective consumption के मतलब जो भी काम करेंगे तो वो हम ही लोगों का वो काम है, सब मिल के करेंगे, हमें किसी को बेचना नहीं है। सरकारी काम में क्या होता है, एक तरह का सोशल वर्क ही होते हैं, औरों का ही काम किया जाता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो है मार्केटिंग तो करना नहीं है, इस वजह से इनका जब मार्केटिंग नहीं करना है तो उद्देश्य भी हमारा क्या है? प्रॉफिट अर्न नहीं करने, प्रॉफिट नहीं कमाने। तो इस वजह से कहा गया कि not exist because all that is produced is meant for collective consumption, comma not for sale in the market। कलेक्टिव कंजम्पशन मतलब कि सब मिलकर के हम लोग उगाएंगे और सब लोग मिलकर के खाएंगे, ऐसी बात भावना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम प्रोड्यूस करेंगे और बाकी सबको बेच करके हम खुद प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा उद्देश्य इसमें नहीं होता। इसलिए केवल जो है गवर्नमेंट सेक्टर के किस चीज को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, जीडीपी एमपी में या क्रॉस वैल्यू एडेड में, तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कोई दिक्कत? बताइए, यहाँ पर में कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ कुछ भी नहीं? कॉपी में नहीं लिख पा रहे हैं, कलम जो है बोल रहा है कि हम नहीं चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तब तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं तब कल, एक सवाल बना के आइएगा। चलिए सुनिए, ठीक है, तुरंत भागने के चक्कर में रहते हैं। कौन सा सीरियल देखते हैं अभी? सीरियल नहीं देखते हैं। सीरियल नहीं देखते हैं तो भागना कहाँ है अभी? एक सवाल लिखिए, सवाल बना के आइएगा। सवाल बोले? हाँ। हाँ तो सवाल लिखिए। तो सवाल है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी which consists of only two firms, ये केवल सुनना था, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी दिया हुआ है उसके अनुसार हमें जो है जिस चीज की मांग की जाएगी वो हम देंगे। हमारे पास फाइंड करना है, फाइंड आउट पहला यानी ए, फाइंड आउट वैल्यू एडेड बाय, दो फर्म के बारे में जानकारी दी गई है आपको। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, ये निकालना है। फिर फर्म बी का भी अलग अलग निकालना है वैल्यू एडेड। फिर जो है आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देते हैं। आपने क्या पढ़ा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम लोग जीडीपी एमपी कहते हैं, पढ़ा है ना? नहीं पढ़े? हाँ सर, तो इसमें हाँ फाइंड करना है ना। कहने का मतलब है, हम सवाल दे रहे हैं, रुकिए ना। तो ग्रॉस जीडीपी एमपी
इसको हम मानते हैं, यानी ये भी मार्केट प्राइस का ही वैल्यू है। आपको क्या निकालना है, GVAFC, यानी कहने का मतलब इसमें क्या लेस कीजिएगा जो आएगा। तो अब आपके पास कंटेंट कुछ दिया हुआ है, तो पहला चीज लिखिए सेल्स बाय फर्म ए के द्वारा, फर्म ए के द्वारा सेल, उसकी धनराशि हम बताते हैं आपको। लिख लिए सेल्स बाय फर्म ए, लिखे नहीं लिखे? हाँ सर। तो लिखिए 100 लाख, 100 लाख ए के द्वारा सेल किया गया है। बी के द्वारा भी सेल लिख लीजिए, सेल्स बाय फर्म बी, इसका लिख दीजिए 200 लाख। अच्छा, फिर जो है परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, क्या कहा कि परचेज किया जा रहा है बी से, किसके द्वारा, ए के द्वारा। परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म ए जो है बी से खरीद रहा है, ठीक है, परचेज कर रहा है, तो इसको दिया गया है 40। इसी का ठीक अगर उल्टा लिखिए, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए और खरीदने का काम इस बार कर रहा है बी, वह कितना दिया हुआ है, तो लिखिए 60। समझ पाई? अच्छा, ये परचेजेस हो गया, ये सेल्स हो गए। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दोनों का, यानी क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम ऑफ फर्म ए लिखिए 20, फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक 20 लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक फर्म ए का क्या लिखिएगा, 20 लिखिएगा, ठीक है, और बी का लिखिएगा 35। क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी का हो गया 35। मार्कर काम ही नहीं कर पाया। अब ओपनिंग स्टॉक लिखिए फर्म ए का, फर्म ए का जो है ओपनिंग स्टॉक लिखना है, कितना लिखिएगा, 45। 45 समझते हैं क्या होता है? 45। हाँ चलिए ठीक। अच्छा, 89 किसको कहते हैं? पता नहीं। यही बात है, अगर दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, हम बता देंगे। वैसे 89 89 को कहते हैं, ठीक है। अभी 45 जानती थी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म। अच्छा, ये लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म, ये लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ नहीं, क्लोजिंग स्टॉक लिखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखे हैं बताइए जरा। 20। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी कितना लिखे हैं? 35। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ही लिखे हैं हम 20। ठीक है, बी और ए का 45 है, बी का हम नहीं पता है, ए का ही सिर्फ पता है 45। अच्छा अच्छा, हो सकता है, हो सकता है, चलिए ठीक है, ध्यान से मिलाइए। पहले सेल्स लिख रहे हैं ऐसे, ये फर्म ए का है, सेल्स लिखे फर्म बी का, फिर परचेज लिखे, परचेज ए का होगा, परचेज किससे करेगा, बी से ए करेगा, यानी कहने का मतलब फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम लिखे होंगे, परचेज फ्रॉम बी बाय ए, और परचेज फ्रॉम ए से बी, यही बताए होंगे।
हाँ बाय बी। अच्छा, हाँ फिर जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ए का, क्लोजिंग स्टॉक बी का, ओपनिंग स्टॉक जो है आपका ए का, ओपनिंग स्टॉक बी का, फिर जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म्स, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म्स, बोथ फर्म्स। अब ध्यान दीजिए, सेल्स, सेल्स दिया हुआ है आपका 100, सेल्स बी दिया हुआ है 200 बताए थे, बी बाई पे ए दिया है 40, ये 40 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक फर्म ए का 20 दिया हुआ है, ये 35 दिया हुआ है, ये बी वाला क्लोजिंग स्टॉक, अब बी 35, ओपनिंग स्टॉक 25 और ओपनिंग स्टॉक जो है 45 इसका। और ये इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म्स, क्या बोले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म्स, ये 40 सॉरी 30 लिखना है, ठीक है। हाँ एक और सवाल दें, बोलिए जल्दी बोलिए, दे दीजिए। एक सवाल और हाँ दे दीजिए, रहम कर रहा है लगता। लिखिए एन इकोनॉमी, यहाँ पे भी वही है, दो फर्म के बारे में दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और बी, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वहां पे फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे, यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालना है, याद रखिएगा। इसमें दूसरे वाले में क्या निकालना है, मार्केट प्राइस पे निकालना है, जीडीपी एमपी निकालना है और वैल्यू एडेड दोनों फर्म का निकालना है। ये हो गया, बोलिए इतना सा काम कर लिए। हाँ सर। तो अब लिखिए इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, इसमें आपके पास इंपोर्ट्स दिया हुआ है, देखिए इंपोर्ट ए, इंपोर्ट बी, एक्सपोर्ट ए, एक्सपोर्ट बी, ये तो इतना सा लिख ही सकते हैं, वैल्यू बाद में बताते हैं, पहले इतना सा लिखिए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म बी। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म बी नहीं दिया हुआ, चलिए हटाइए। हाँ लिखिए क्या क्या लिखे हैं बताइए जरा। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, कुछ नहीं लिखे हैं, हेलो, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम फर्म ए, हाँ एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए लिखिए 20 लाख, 20 20 लाख लाख। रुपए, ठीक है। अब आगे लिखिए इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स बाय फर्म ए, इंपोर्ट, इंपोर्ट्स बाय फर्म ए 50 लाख रुपए, आप जीत चुके हैं 50 लाख रुपए, ठीक है। अब लिखिए सेल्स टू हाउस होल्ड्स, सेल्स टू, तीसरा आइटम दिया हुआ है सेल्स टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय टू हाउस हाउस होल्ड्स बाय फर्म ए बाय 90 लाख, फर्म ए। 90 लाख, 90 लाख रुपया जीत गए। अगला सवाल, मतलब अगला कंटेंट लिखना, आइटम्स लिखने हैं, सेल्स टू फर्म बी, सेल्स टू फर्म बी सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, बाय फर्म ए, ये लिखना है 40 लाख, घट गया 40 लाख। 40 लाख।
अभी सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी 30 लाख, 30 lakhs, फिर से 40 लाख से फिर दोबारा घट गया 30 लाख के ऊपर। ठीक है, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी 60 लाख, घंटी तरह तरफ में ना सेल्स टू हाउस होल्ड्स बाय, पहले बोले थे सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, ये 30 लाख बोले थे, लिखे थे। ठीक है, तो सेल्स, अब लास्ट लिखिए सेल्स टू हाउस होल्ड्स बाय फर्म बी, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी 60 लाख। इस सवाल को बनाना है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 3 ये मेरी तरफ से है। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एट अब दूसरा मार्केट निकालना है, हाँ एक चीज ये निकालना है, दूसरा निकालना है आपको नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को ही दूसरी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, NMPFC लिख सकते हैं, यही बताए थे, तो निकाल लीजिएगा। तो चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग आपको यह डालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या लिखेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 3 जगह से जनरेट होगा, आप जानती हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में आप लिखिए 800, सेकेंडरी सेक्टर में आप लिखिए 200 और टर्शियरी सेक्टर में आप लिखिएगा 300। कोई दिक्कत? ये सभी क्या है, रुपीज। प्राइमरी सेक्टर में 800, सेकेंडरी में 200, टर्शियरी में 300। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? नहीं। दूसरा लिखिए वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज बाय फर्म या परचेज बाय कौन कौन सेक्टर होगा, जब जो आउटपुट क्रिएट करता होगा वही तो इनपुट भी खरीदेगा, यानी इंटरमीडिएट गुड्स भी खरीदेगा। तो आप जानती हैं कि हम जब निकालते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स का हमको कोई काम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का लिखिए। प्राइमरी सेक्टर 400, सेकेंडरी सेक्टर 100 और टर्शियरी सेक्टर 50। प्राइमरी सेक्टर हो गया 400, सेकेंडरी सेक्टर 100 और टर्शियरी सेक्टर 50। 50 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मालूम है? 50 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 50। अच्छा 50 कहते हैं। चलिए ठीक है। अब जो है तीसरा टर्म लिखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर्स। क्या लिखिएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस, IT जिसको कहते हैं लोग, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड
बाय ऑल सेक्टर्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है तो सब्सिडीज भी दिया होगा, तो सब्सिडीज भी लिख दीजिए नीचे, सब्सिडीज, तब वैल्यू बाद में लिखते हैं सब्सिडीज, क्योंकि इसी दोनों की मदद से आप क्या बना सकती हैं, एनआईटी बना सकती हैं, मालूम होगा। हाँ, सब्सिडीज, सीरीज SIDI received by all sectors, received by all sectors। तो आप लिखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में, लिखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप 50 लिखिए और सब्सिडीज में 20 लिखिए, 50 रुपया और 20 रुपया, इतना सा बात लिख लिए। अच्छा, अब इसके अलावा क्या लिखना है आपको, कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स। कंजम्पशन क्या हो गया, उंगली दर्द करने लगा? नहीं। कंजम्पशन ऑफ, ठीक है, तब तो एक सवाल और लिखवा सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या है बताइए जरा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या है बताइए, कुछ मालूम है? नहीं पता? डेप्रिसिएशन शुरू शुरू में तो यही बोल रहे थे, डेप्रिसिएशन को दूसरे नामों से यही जानते हैं। नहीं कर रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन ही तो है एक तरह से। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, क्या लिखेगा, ऑफ ऑल सेक्टर्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल सेक्टर्स कितना है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल सेक्टर्स कितना है बताइए, 80 है, 80। और लिखिए कैपिटल इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, कैपिटल इनकम पेड टू, कैपिटल इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, नॉन RECSIDENTS, रेसिडेंट्स जो यहाँ नहीं रहते, तो उसमें लिखिए 20 और वहां लिखिए फैक्टर, एक में लिखिए फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हो जाएगा 10। लिखे फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स, यह हो जाएगा 20 रुपया, और फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स, उसको फ्रॉम भी कहते हैं, टू और फ्रॉम वाला बताए थे, इन्हीं दोनों की मदद से आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल सकती हैं, ठीक है कि नहीं? तो फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो बना लीजिएगा। तो क्या लिखे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देखिए इसमें फ्रॉम शब्द मिल रहा है और पेड वाले में टू शब्द मिल रहा होगा, तो यही तो आपका होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, होता है कि नहीं होता है? तो आप लिखे होंगे फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स 20 रुपया हो गया, और फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया 10 रुपए। इसमें कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो एक और सवाल लिखवा दें। बोलिए, छोड़ दिया जाए? गायब हो गए और दृश्य, ठीक है तो लिखो, नहीं लिखवाना इसका मतलब, समझ गया? ठीक है, कराइए।
ये तीनों बना के आइएगा, ठीक है। ठीक है। चलिए, अच्छी बात।